नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। मध्य प्रदेश में 2 चरण का मतदान खत्म हो चुका है और अब 7 मई को तीसरे चरण का मतदान होना है, जहां तीसरे चरण में ग्वालियर चंबल में मतदान होना है। और इस बार लोकसभा चुनाव में चंबल और भिंड की सीटों पर बागियों ने बीजेपी और कांग्रेस का चुनावी गणित बिगाड़ दिया है। ग्वालियर चंबल अंचल की 4 सीटों में से 3 सीटें ऐसी हैं जिन पर बागियों के मैदान में आने से त्रिकोणीय मुकाबला हो गया। इनमें भिंड, मुरैना, ग्वालियर सीटों पर पहले बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला था, लेकिन कांग्रेस के बागी प्रत्याशियों ने अपनी ही पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। तो आज 24 की सरकार में बात करेंगे भिंड लोकसभा सीट की, जहां बसपा ने चुनावी मुकाबला त्रिकोणीय कर दिया है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल क्षेत्र में इस बार चुनाव बेहद रोमांचक होने वाला है। कांग्रेस से बागी हुए नेताओं ने बसपा का हाथ थाम कांग्रेस बीजेपी की टेंशन बढ़ाती है। और वहीं भिंड में भी अब चुनाव त्रिकोणीय हो गया। इस त्रिकोणीय मुकाबले में कौन कितना मजबूत नजर आ रहा है, करेंगे बात, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश के चंबल इलाके में आने वाली भिंड लोकसभा सीट कई मायनों में बेहद खास है। इस लोकसभा सीट में मध्य प्रदेश के 2 जिले भिंड और दतिया शामिल हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी की सबसे खास सीटों में से भिंड लोकसभा सीट भी मानी जाती है, क्योंकि यहाँ पर 1989 से लेकर 2019 तक सिर्फ बीजेपी के उम्मीदवार ही जीतते आ रहे हैं। साथ ही भिंड लोकसभा में दतिया जिला भी शामिल है, जो कि धार्मिक दृष्टिकोण से मध्य प्रदेश की राजनीति में अच्छी साख रखता है। यहाँ पर मौजूद पीताम्बरा शक्तिपीठ पर हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। जहाँ यह लोकसभा सीट यूपी-एमपी बॉर्डर पर मौजूद है, जिसकी वजह से यहाँ पर पड़ोसी राज्य की राजनीति का मिला जुला असर भी दिखता है। पिछले 35 सालों से बीजेपी का अभेद किला बन चुकी भिंड लोकसभा सीट पर हमेशा से कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधी टक्कर देखने को मिलती आई है। लेकिन इस बार कांग्रेस से बागी हुए देवाशीष जरारिया ने बसपा से टिकट लेकर मुकाबला त्रिकोणीय कर दिया है। तो वहीं पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने भिंड से बसपा उम्मीदवार देवाशीष जरारिया पर आरोप लगाते हुए हमला बोला। इसको मैंने कहा कि तेरे को ये जैसे ही जीतेंगे उस सीट से हम विधानसभा लड़ाएंगे, पर ये केवल जीतने और हारने की इनके वोट काटने की कहानी थोड़ी है, नोट की भी कहानी। याद रख लेना, वहाँ से माल लाया बीजेपी से, ये गलत नहीं कह रहा हूँ मैं। बसपा उम्मीदवार के खिलाफ अपमानजनक भाषा का प्रयोग करने को लेकर सियासत तेज हो गई है, जहां जरारिया ने पटवारी पर दलित का अपमान करने को लेकर एफआईआर दर्ज करवाई है। तो बीएसपी प्रदेश अध्यक्ष रमाकांत पिप्पल ने भी निशाना साधा है। भिंड दतिया की जो जनता इस तरह की भाषा शैली को बर्दाश्त नहीं करेगी, और खासकर जो दलित समाज है वो इस तरह की भाषा शैली को बर्दाश्त नहीं करेगा। आपके शब्दों का जवाब, ईंट का जवाब पत्थर से वोट के माध्यम से यहाँ की जनता देगी। जब बहुजन समाज पार्टी जो प्रत्याशी खड़े हुए हैं, उससे कांग्रेस बीजेपी दोनों पार्टियों के प्रत्याशियों की नींद हराम हो गई है। और कांग्रेस इस मुगालते में थी कि दलितों का वोट हमें मिल जाएगा, जैसे इन्होंने 2018 में झूठ बोलकर दलितों को गुमराह कर ठगने का काम किया। आज इनका सारा पर्दाफाश हो गया है, आज इनको हार अपनी सुनिश्चित दिख रही है। इसलिए जब बहुजन समाज पार्टी को कह रहे हैं कि हम बीजेपी से मिलकर मिलते, तो फिर आज बीजेपी की यहाँ पर हालत तीसरे नंबर पर नहीं होती। भिंड लोकसभा सीट पर अगर पारंपरिक रूप से राजनीतिक पार्टियों के दबदबे की बात की जाए, तो यहाँ पर 35 सालों से सत्ता में बीजेपी काबिज है। लोकसभा सीट पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही कड़ी टक्कर रहती है। कुछ हद तक बसपा भी वोट बैंक में सेंध लगाने में कामयाब हुई है, लेकिन इस बार कांग्रेस से बागी हुए देवाशीष जरारिया मुकाबला रोचक बना रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
तो चलिए सबसे पहले आपको भिंड लोकसभा सीट के सियासी इतिहास के बारे में बताते हैं। भिंड लोकसभा सीट पर अब तक 13 बार आम चुनाव हुए, जहां 1971 में बीजेएस को जीत हासिल हुई थी। वहीं 1977 में यहां बीएलडी को जीत मिली और फिर 1980 में पहली बार भिंड सीट पर कांग्रेस को जीत मिली और उसके बाद 1984 में कांग्रेस ने यहां पर जीत हासिल की। लेकिन उसके बाद 1979 से लगातार इस सीट पर बीजेपी का कब्जा रहा है। अब जहां पिछले 3 दशकों से भिंड सीट पर बीजेपी का कब्जा है, चलिए आपको इस सीट का जातीय समीकरण भी बता देते हैं। इस संसदीय क्षेत्र में करीब 3 लाख क्षत्रिय, 3.5 लाख ब्राह्मण, 1.5 लाख वैश्य के साथ ही दलितों के करीब 3 लाख वोटर हैं। वहीं आदिवासी, अल्पसंख्यक और अन्य के वोटों का आंकड़ा करीब 4,80,000 के आसपास का है। इसी तरह धाकड़, किरार, गुर्जर, कुशवाहा, रावत, राठौड़ समाज का वोट भी यहां 2.5 लाख के करीब है। इस इलाके में ब्राह्मण, क्षत्रिय और दलित वोटर निर्णायक भूमिका निभाते हैं। अब जहां सीट पर ब्राह्मण, क्षत्रिय और दलित वोटर निर्णायक भूमिका निभाते हैं, तो आपको ये भी बता दें कि इस सीट पर कौन किसको टक्कर दे रहा है। यहां से बीजेपी ने मौजूदा सांसद संध्या राय पर दोबारा भरोसा जताकर उन्हें मैदान में उतारा, तो वहीं कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बदलकर फूल सिंह बरैया पर दांव लगाया है। वहीं कांग्रेस से बागी हुए देवाशीष जरारिया ने बसपा से टिकट लेकर चुनावी मैदान में ताल ठोक दी है। अब आपको भिंड लोकसभा सीट पर मतदाताओं की जानकारी भी दे देते हैं। बात करते हैं इस बार भिंड दतिया लोकसभा सीट पर कुल 18,93,631 मतदाता हैं जो वोट करेंगे, जिसमें 10,19,722 पुरुष और 8,63,872 महिला वोटर्स हैं। साथ ही 37 ट्रांसजेंडर मतदाता भी यहां पर वोट करते नजर आने वाले हैं। वहीं भिंड लोकसभा सीट में 8 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें भिंड जिले में 5 विधानसभा, लुहार, मेहगांव, गोहद, अटेर और भिंड, तो वहीं दतिया जिले की भांडेर, सेवड़ा और दतिया विधानसभा सीट इसमें शामिल है। अब चर्चा करते हैं, खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। घनश्याम पिरोनिया जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, पूर्व विधायक है बीजेपी से। बहुत स्वागत है घनश्याम जी आपका। जितेंद्र मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस के। बहुत स्वागत है जितेंद्र मिश्रा जी आपका भी। और सुरेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत स्वागत है सुरेश जी आपका भी। सबसे पहला सवाल जितेंद्र मिश्रा जी आपसे रहेगा, क्योंकि आज जिस तरह से हमने देखा कि मायावती आती हैं, संबोधित करती हैं और उसके बाद जीतू पटवारी आरोप लगाते हैं कि पैसे मिल गए हैं देवाशीष जरारिया को, तो कितनी बड़ी चुनौती समझ रहे हैं अब? देखिए, भिंड लोकसभा का जो मतदाता है बहुत जागरूक मतदाता है। वो ये समझता है कि इस बार क्या निर्णय करना है। हर बार उसने परंपरागत निर्णयों से हट करके परिणाम दिया है। निश्चित तौर पर भिंड में हमने एक उम्दा उम्मीदवार को टिकट दिया है। जो हमारे पास बेहतर विकल्प थे उनमें से एक बरैया जी थे। दलितों का एक सर्वमान्य चेहरा, आदिवासियों के बीच काम करने वाला और उस क्षेत्र की अन्य समाजों का सहयोग लेने वाला वो चेहरा इस बार कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ रहा है। रहा सवाल, आपको ये अच्छी तरह याद होगा कि इस प्रदेश में केवल मुरैना सीट, भिंड और ग्वालियर जो कि यूपी से लगे हुए सीट है, इनमें जरूर मायावती बहन काम करने आती है क्योंकि यूपी का दखल है। लेकिन इस बार का चुनाव अलग चुनाव होगा। आपने देखा पिछली बार 29 में से 28 भारतीय जनता पार्टी जीती थी, लेकिन उसके पीछे आज के कारण देखेंगे तो आज जनता सवाल पूछ रही है और भारतीय जनता पार्टी के पास उन सवालों का जवाब नहीं। निश्चित तौर पर फिजा बदली हुई है, माहौल बदला हुआ है। अभी आपने देखा कि 5 सीटों पर बैतूल प्रथम चरण में और 6 सीटों पर द्वितीय चरण में मतदान हुआ। निश्चित तौर पर हमारी लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की जो बिरादरी है वो भी ये कह रही है कि कांग्रेस ने कड़ी चुनौती पेश की है और अब ये भारतीय जनता पार्टी 29 की माला मोदी जी को देने वाली जो बात करती है वो सफल नहीं हुआ। रहा सवाल वोटों परसेंटेज का, तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने 370 वोट प्रति बूथ पर बढ़ाने की बात की गई। आज आप देखिए किस तरीके से मतदान कब हुआ। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की कोई भी अपील काम नहीं कर रही। भिंड लोकसभा में आप देखेंगे तो ऐसे तो कांग्रेस की अपील भी काम नहीं कर रही होगी। आप ये कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं कि केवल जो जनता नहीं निकली होगी उसने बीजेपी को वोट नहीं दिया होगा? ना, बिल्कुल नहीं। इसको तो कौन अंदाजा लगा सकता, कोई भी नहीं लगा सकता। लेकिन 370 बूथ प्रत्येक बूथ पर बढ़ाने की जो कीर्ति जी बात की थी वो परिणाम में नहीं दिख रहा है। 370 वोट वो हर बूथ पर नहीं बढ़ा पाए, क्योंकि अगर ऐसा होता
तो निश्चित तौर पर पिछले चुनाव से वोटिंग परसेंटेज अधिक होता। मैं ये बात कहना चाहता हूं। ठीक है, घनश्याम पिरोनिया जी, अभी आपने सुना होगा जितेंद्र मिश्रा जी को, उनका कहना है कि अब जनता सवाल पूछ रही है, जनता समझ चुकी है और हर बार के जो नतीजे होते हैं वो पहले से अलग निकल के सामने आते हैं। आपका क्या मानना है? और 370 को लेकर के भी जवाब दीजिएगा। जनता ने जो मत दिया है प्रथम चरण में और दूसरे चरण में, वो तो 4 तारीख को समझ में आएगा जब मतपेटियां खुलेंगी, और तब भारतीय जनता पार्टी का कमल भी खिलेगा और मध्य प्रदेश की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतकर प्रधानमंत्री जी को, जैसे अभी हमारे जितेंद्र जी कह रहे थे कि कमल के फूल की माला नरेंद्र मोदी जी को भेंट होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप निश्चिंत रहें। और देखिए, ये जो अभी दम्भ भर रहे हैं कि मतदान कम हुआ है, ये उत्साह पैदा नहीं करना चाहिए इन लोगों को अपने आप में। प्रजातांत्रिक स्तर पर सबका दायित्व है, सबको चिंतन करना चाहिए कि मत बढ़ना चाहिए, लोगों को वोट डालना चाहिए। और इसलिए आज नहीं, वोट कम पड़े इसलिए नहीं, पहले से ही भारतीय जनता पार्टी ने तय किया था कि हम लोगों के बीच में जाएं, अधिक से अधिक वोट डलवाएं। और इसलिए हमारे नेताओं ने, जब हमने कश्मीर से 370 धारा हटाई और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान के कारण आज कश्मीर के जो आबो हवा बदली है जी। देखिए आप, कांग्रेस का सरकार रही, कैसा दुर्भाग्य इनका कि इन्होंने एक ही देश के अंदर 2 निशान, 2 विधान और 2 प्रधान का प्रावधान किया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने लड़ाई लड़ी और उन्होंने कहा था कि एक देश में 2 निशान, 2 प्रधान, 2 विधान नहीं होंगे, और उसको 370 धारा के माध्यम से समाप्त किया है। हमारे कार्यकर्ताओं से अपील की गई थी कि हम पोलिंग बूथ पर जाकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि 370 वोट बढ़ा करके दे। ठीक है, 370 वोट बढ़ाने का आपने लक्ष्य एक सेट किया था। वो लक्ष्य कितना हासिल होता है वो तो 4 जून को हम सभी देखेंगे, क्योंकि जितेंद्र मिश्रा जी कह रहे हैं कि आप उसको कहीं ना कहीं पूरा नहीं कर पाए होंगे। लेकिन सुरेश शर्मा जी, अगर मैं इस सीट को लेकर के समझना चाहूं, यहाँ के जनता के मूड के मिजाज को समझना चाहूं, क्योंकि यूपी एमपी बॉर्डर लगता है, तो क्या यहाँ पर जो बागी हैं, जो कि अब बसपा में शामिल हो चुके हैं, क्या वो खेल बिगाड़ सकते हैं? जनता का मूड यहाँ पर किस तरह का रहता है? सुरेश शर्मा जी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। ठीक है, एक बार सुरेश शर्मा जी की वॉइस को चेक करिएगा। उनकी जी आवाज आ रही है। भिंड लोकसभा सीट जो है वो ये 2004 के बाद 2009 के चुनाव जब हुए थे, ये जो है एससी के लिए आरक्षित हुई थी। इससे पहले ये सामान्य सीट थी। 5 बार इसको, जैसा कि आपने बताया अभी, 5 बार इसको कांग्रेस ने जीता है। एक बार जनसंघ, एक बार जनता पार्टी, और फिर 1989 से लगातार जो है वो भाजपा के प्रत्याशी जीतते रहे हैं। और एक बार भागीरथ प्रसाद जी ने जो है कांग्रेस की तरफ से टक्कर दी थी, लेकिन वो चुनाव हार गए थे। अगली बार वो कांग्रेस का टिकट मिलने के बाद भाजपा में शामिल हो गए थे। उसके बाद से ये चर्चित सीट हो गई थी। इसके बाद इस सीट से अशोक अर्गल जी और संध्या राय जी 2019 में चुनाव जीती थी, यानी कि मानसिक रूप से ये सीट भाजपा के लिए बन गई, ऐसा ये चुनाव के परिणाम बताते हैं। देवाशीष जरारिया साहब पिछली बार जो है वो चुनाव लड़े थे। इनको जो है 3,27,000 के समथिंग वोट मिले थे, लेकिन चूंकि अपनी वाणी के हिसाब से, वाकपटुता के हिसाब से, या यूं कह सकते हैं कि कंट्रोवर्सी के हिसाब से, फूल सिंह बरैया जो है वो मध्य प्रदेश में एक अलग प्रकार के, अलग विचार के, अलग संस्कार के एक नेता हैं, जिनको विवादों से जूझना, विवादों के में रह करके चर्चित होने की उन्हें आदत है, जिसके कारण कांग्रेस ने उन्हें पहले जो है सेवड़ा से चुनाव लड़ाया और बाद में जो है उन्हें अब भिंड लोकसभा क्षेत्र के अंदर चुनाव लड़ाया। आपको याद होगा वही फूल सिंह बरैया हैं जिन्होंने कहा था कि यदि मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बन गई तो मैं अपना चेहरा काला कर लूंगा राजभवन के सामने, और उन्होंने ऐसा किया भी। तो कुल मिलाकर के ये मैंने इसका एक बैकग्राउंड बता दिया, जिसमें चुनाव का बैकग्राउंड भी आ गया और प्रत्याशियों का भी बैकग्राउंड आ गया। तो इसलिए ये भिंड लोकसभा क्षेत्र जो है, देवाशीष जरारिया जी का जहां तक प्रश्न है, उन्होंने
जो है चुनाव लड़ा, मैंने जैसा बताया 3,27,000 उन्होंने कांग्रेस की टिकट पर वोट लिए और बसपा को उस समय 66,000 समथिंग वोट मिले थे। इसका अभिप्राय ये है कि बसपा का एक अपना प्रभाव है, लेकिन उस प्रभाव को दोनों राजनीतिक दलों में से किसके वोट काटने की दृष्टि से देखा जाएगा, ये एक महत्वपूर्ण है। क्योंकि संध्या राय जी जो है वो निर्विवाद जैसी हैं, उनका कोई बहुत कंट्रोवर्सी सामने नहीं आई है और न राजनीतिक रूप से महिला होने के कारण उनका एक जो है प्लस पॉइंट हो जाता है। ये सोच करके मैं फूल सिंह बरैया जी के समक्ष बात कर रहा हूँ, कांग्रेस भाजपा की नहीं कर रहा हूँ। तो उनके प्रति एक सामान्य सोच रहेगी। फूल सिंह बरैया जो है वो आक्रामक दृष्टिकोण वाले मायावती जी से भिड़ गए थे और एक उन्होंने अपनी पहचान बनाई थी, तो उसका जो है मायावती जी प्रतिशोध भी जिसको कह सकते हैं लगातार चुनावों में लेती रहती है। तो इन सब बातों को देख करके मुझे लगता है कि भिंड लोकसभा क्षेत्र जो है उसके अंदर बहुत ज्यादा कोई समस्या जैसा वातावरण नहीं है। एक मैं जरूर 2 लाइन की बात कहना चाहता हूँ, जो मैं आमतौर से अभी पिछले कुछ दिनों से एक योजनाबद्ध तरीके से सुन रहा हूँ। 2019 का जो लोकसभा चुनाव था और 2014 का जो लोकसभा चुनाव था उसमें एक बेसिक अंतर था। 2019 का था जो 2014 का जो चुनाव था वो मोदी लहर थी। मोदी लहर के बाद प्लस सर्जिकल स्ट्राइक 2019 में अतिरिक्त हो गई, जिसके कारण एकदम से 9 से 12-13% तक के वोटों की बढ़ोतरी हुई थी 2019 में जी। ये अप्रत्याशित बढ़ोतरी थी। आज आप दोनों आंकड़े साथ रखिए, मैं लंबा नहीं बोलूंगा। 2014 और 2024 के आंकड़े देखिए। अभी जो 12 विधानसभा लोकसभा क्षेत्रों में मतदान हुआ है उसमें केवल तीन है, सतना, सीधी और रीवा, जिसमें रीवा में 5.6% की घटा है 2014 के अनुपात से। बाकी सारे लोकसभा क्षेत्रों में 2014 जो मोदी लहर थी उसके अनुमान से ज्यादा मतदान हुआ है। इसलिए मुझे व्यक्तिगत रूप से ये लगता है कि बहुत ज्यादा कोई इसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिर एक बड़ी गंभीर बात यह है कि जो 370 वोटों के बढ़ने की बात आ रही है वो जो है उस दिन हमें मालूम चलेगा जिस दिन कांग्रेस के वोट और भाजपा के वोट के प्रतिशत परिणाम में दिखाई देंगे। बिल्कुल 4 तारीख को कहीं ना कहीं ये साफ हो पाएगा कि आखिरकार वो जो 370 का एक लक्ष्य बीजेपी लेकर चल रही थी बढ़ाने का, वो हासिल कर पाई है कि नहीं कर पाई है। सुरेश शर्मा जी, लेकिन एक जो आरोप जीतू पटवारी ने लगाया कि पैसे कहां से मिल गए हैं और उसके बाद वहां पर पहुंच गए हैं और हमने तो उनको आश्वासन दिया था, तो क्या आप ये मान रहे हैं कि बी टीम के तौर पर काम कर रहे हैं? इस प्रकार के आरोप लगाना, मुझे लगता है आर्थिक आरोप लगाना एक उथला आरोप है। राजनीति में चलते चलते कभी भी लगा दिया जाता है। उस समय सिंधिया जी के समय भी यही लगा था। कांग्रेस से भाजपा में चला जाता है कोई भी व्यक्ति, उसके बारे में आरोप लगाया जाता है। अब तो कांग्रेस से बसपा में जाने लग गए, उस पर भी आरोप लगता है। लेकिन इसके बावजूद भी एक बात जरूर कही जा सकती है कि इस तरीके से चुनाव में बदलाव कर लेने का अभिप्राय जो है वो सीट हारने से या हरवाने से लगाया जाता है, जिसके कारण इस प्रकार की भाषा का उपयोग हो जाता है। जितेंद्र मिश्रा जी, नहीं देखिए, सबसे पहली चीज तो यह है कि फूल सिंह बरैया क्रांतिकारी नेता है, अपने दिल की बात मानते हैं और दलित समाज के साथ खड़े रहते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी हो या कोई और दल हो, ये थोड़ा सा उनको मुश्किल में डालता है। वो सुविधा की राजनीति नहीं करते हैं, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने बहुत प्रयास किया विधानसभा में, उनके लिए सफल नहीं हुए। लोकसभा में भी भारतीय जनता पार्टी की इस शहर पर अगर मायावती जी ने उनको टिकट दिया है इसको बसपा के कैंडिडेट को, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं हम बी टीम भारतीय जनता पार्टी की इसलिए कहते हैं कि कोई केवल आरोप लगाने के लिए नहीं कहा जाता, कहीं ना कहीं वो चीज दिखती है। ओबीसी को भी हम कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम। गोसा महल विधान लोकसभा जो है उसमें आप देखिए भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी खड़ा है, लेकिन ओबीसी ने कैंडिडेट खड़ा नहीं करा है। ओबीसी के खिलाफ आप ये देखिए कि 66% मुस्लिम वोट है, लेकिन मुस्लिम कैंडिडेट नहीं दिया। ये होती है बी टीम और इसी तरीके से काम करती है। बहुत सारी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने इस तरह का प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं होगी, क्योंकि चुनाव के मुद्दे अलग है। अब ना तो सर्जिकल स्ट्राइक की बात है, ना राम मंदिर के प्रकाश में चुनाव हो रहा है। अब इस बार के मुद्दे जो है वो महंगाई की बात की जा रही है। आपने देखा कर्नाटक में भी चुनाव मुद्दों से भटका नहीं था, विकास पर केंद्रित था, और इस बार लोकसभा का चुनाव भी विकास पर केंद्रित है। जो बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार जवाब देना पड़ेगा।
ठीक है, अगर आप ये मान रहे हैं कि अगर विकास पर केंद्रित रहा तो जनता आपकी तरफ गई होगी, मैं इस पर जवाब ले लेती हूँ, रिएक्शन ले लेती हूँ। घनश्याम पिरोनिया जी, आपने अभी जितेंद्र मिश्रा जी को सुना, उन्होंने कहा कि ये विकास को लेकर के चुनाव लड़ा गया है, ये जनता के मुद्दों को लेकर के चुनाव लड़ा गया है, राम मंदिर का चुनाव नहीं है, 370 का चुनाव नहीं है। यानी कि अगर इन मुद्दों का चुनाव होता तो आपकी जीत होती, लेकिन अगर विकास के मुद्दों को लेकर के चुनाव है तो कांग्रेस जीतने वाली है। नहीं, कांग्रेस को अपने मुंह मियां मिट्ठू होना है, अपनी फीट थपथपाना है, और तो उसमें हो ले, कोई दिक्कत नहीं है। 4 तारीख को सब दूध का दूध पानी का पानी होने वाला है। और जैसा कि अभी आपने कहा जितेंद्र जी ने कि बड़े ये वरैया जी बड़े सर्वमान्य नेता हैं। अभी मैं हमारे वरिष्ठ पत्रकार जी को सुन रहा था, देखिए उन्होंने कहा कि शुरू से ही विवादास्पद इनका ये व्यवहार रहा है, और उन्होंने उस समय कहा था कि मध्य प्रदेश में सरकार अगर भाजपा की बन जाएगी तो मैं काला चेहरा करा लूंगा। और देखिए दुर्भाग्य कि काला चेहरा कराने के लिए पहुंचना पड़ा उनको, फिर वो कोई सौगंध उठा लेंगे, फिर उनको काम अपना करना पड़ेगा। देखिए भांडेर से वो मेरे सामने चौंड़े थे, जीत हार लगी रहती है, मैं उनसे चुनाव हारा, लेकिन किस प्रकार की उनकी बयानबाजी थी, किस प्रकार का उनका वक्तव्य था, आप अंदाज लगाएं। ऐसे लोग जो समाज में जहर घोलने का काम करते हैं, अपनी वाणी के माध्यम से अन्य समाजों को अपमानित करने का काम करते हैं, गलत बयानबाजी करते हैं, ऐसे लोग अगर दुर्भाग्य से जीतते हैं तो जनता उनको पुनः हराने का भी काम करती है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, ये विकास की बात कर रहे हैं, अरे फूल सिंह बरैया जी भांडेर से विधायक रहे थे, वो ये काम बता दें वो कि भांडेर में उन्होंने ये वो तो जनता तय करेगी कि काम किया था कि नहीं किया था, और वो सब कुछ साफ हो जाएगा 4 तारीख को। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप तीनों हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और 24 की सरकार में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहें जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।